हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश से पहले मैंने आपको नंद वंश पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको उसमें मैंने मगध का जो उत्कर्षण था उस नाम से एक मैंने चैप्टर राइज ऑफ मगधा के नाम से मैंने ये एक चैप्टर अपलोड किया था, उसको आप जाकर देख लें। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं तो वो इस चैनल को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फर्दर इसी प्रकार की वीडियोस आपके तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के अंदर हम मौर्य वंश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मौर्य वंश पहले हिंदू राजा थे जो इस धरती के ऊपर सब जहाँ से वंशावली मेनली हम इंडिया के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले जो राजा थे, सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में जो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मेन मौर्य वंश का संस्थापक बोला जाता है। ये वीडियो एसएससी की जितनी भी आपकी जीके हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम बच्चे देते हैं +2 लेवल पर, सीजीएल लेवल पर, उनके लिए सफिशेंट है। इससे डिटेल में ज़्यादा जाकर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 345 ईसा पूर्व जब धनानंद की डेथ होती है, धनानंद को मारकर ही मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो ये आपने याद रखना है। जो धनानंद को हराने का काम था वो चाणक्य के द्वारा, क्योंकि हेल्प की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा कि चाणक्य को जब निकाल दिया गया था अपने दरबार से धनानंद के द्वारा, तो उस टाइम पे चाणक्य को ये जो चंद्रगुप्त जो लड़का है इसको एक खेलते हुए ग्राउंड पर मिला था, जहाँ पे जैसे ग्राउंड ये तक्षशिला जा रहे थे वापस। तो जब चाणक्य तक्षशिला जा रहे थे तो बीच रास्ते में ये कहीं पर बैठ जाते हैं, बच्चों का खेल देख रहे थे। और उस टाइम पे 4-5 बच्चे, जो कहते हैं कि एक राजा और प्रजा वाला खेल था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक टेम्परेरी रूप से एक राजा बनाया जाता है। और उस टाइम पे बोला जाता है कि इस कोई पर्सन उसको आगे बोलता है कि इसने अपने देश के अंदर गद्दारी किया तो इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं, उस टाइम पे ये बोल देते हैं कि इसको ऐसे करो, यहाँ पे राज दरबार से बाहर निकाल दो, या इसको मृत्युदंड दिया जाए। तो इस बात को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य थे, इनके मन में ये आया कि ये अगर इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी डिसीजन ले सकता है तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छा राजा बन सकता है। तो इसी तरह से ये इनको तक्षशिला अपने साथ ले गए थे। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इसी तरह से ये पुरानी काफ़ी कहावतें हैं, तो आप इनको देख सकते हैं कि एक बार ये भी होता था, बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे थे तो उनको क्या हुआ था कि उनके टाइम पे सेना जिस रास्ते पर वो खेल रहे थे तो उस रास्ते पर सेना आती है और उस सेना में सभी उसके साथ वाले बच्चे तो भाग जाते हैं, पर ये क्या करता है जी, एक छोटा सा पत्थर उठा के उन सेना को मारता है। तो इस चीज़ को भी चाणक्य देख रहे थे। तो ये सभी बुकों में तो इनकी जो हौसला और देख कर तो इनको अपने साथ चाणक्य के द्वारा ले जाया जाता है तक्षशिला में। यहाँ पे इनको विद्या शिक्षा और ये सारी अस्त्र शिक्षा सभी इनको देखकर एक पूर्ण राजा बनाकर इनको धनानंद के द्वारा को हराया जाता है और इसी तरह से एक मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो ये काफ़ी चीज़ें बुक्स में अलग अलग पढ़ने को मिलती हैं, पर इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो जस्ट ये याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मैंने बता दिया। धनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बने थे, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सारी पावर जो आपको पता है, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चाणक्य है उसकी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर एक बुक लिखी थी। तो उसके जो उसमें प्रधानमंत्री बने थे ये जब चंद्रगुप्त जब राजा बनता है तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो चाणक्य जो थे इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता था और इनकी जो बुक थी वो अर्थशास्त्र थी, पर ये टोटली अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताती है, ये हमें राजनीति के बारे में बताती है कि उस टाइम पे कौन सी कॉन्स्पिरेंसी रची गई थी, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। तो ये 180 पेजों की बुक है, इसमें 15 चैप्टर हैं। तो ये इस तरह से छोटी सी बुक थी, काफ़ी लिटरेचर हमें देखने को मिलता है इसमें। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी राजगद्दी पर ये 322 ईस्वी में ये पर बैठता है ये। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये एक जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अनुयायी थे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये आपने बाद में याद रखना है।
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कहाँ पर जाके अपने प्राण की त्याग किया था, वो थे जी कर्नाटका में श्रवणबेलगोला। ये जो प्लेस है इसको मैंने बताया था कि आपको जैन धर्म जब पढ़ाया था, तो ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे एक आदमी 1 महीने के लिए एक व्रत रखा जाता है, फास्ट रखकर वह अपनी प्राणों को त्यागता है। तो इस प्रथा को, इस प्रोसेस को जैन धर्म के अंदर जी सलेखना बोला जाता है, सलेखना। ठीक है जी, आप इसको याद रखें। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। सेल्यूकस निकेटर, अब याद रखना सेल्यूकस निकेटर कौन है। ये जी सिकंदर का सेनापति था जो सिकंदर के साथ आया था। तो इसने सिकंदर के 20 सूबों में से एक सूबे पर इसको राज करने को मिला था। तो सेल्यूकस निकेटर को हराने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जब भी किसी के साथ युद्ध होता है तो उसका एक हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया जी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की, और उनकी बेटी शादी करने के बाद इनको 3-4 प्रांत इनको गिफ्ट में भी दिए गए, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कुछ हाथी दिए गए थे। तो ये भी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कैरोलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये अफगानिस्तान के 4 प्लेस हैं, इनको दिए गए थे। ये आपने याद रखने, पेपरों में बहुत बार आते हैं। तो ये 4 आपको ऑप्शन देंगे, इसमें पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जैनी जो गुरु थे, ये जैनी गुरु कौन थे? भद्रबाहु। मैंने आपका जो भाग्य थे बाहर श्रवणबेलगोला में, वो कौन थे? भद्रबाहु। तो उनसे अपनी ये शिक्षा इन्होंने ली थी, दक्षिणा। उसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, तो क्योंकि ये तो एक यूनान वाले थे और इंडिया में ये मौर्य वंश वाले संस्कृत वाले हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में कहते हैं ना कि मायके से एक पर्सन जाता है जो बेटी के साथ। तो इसी तरह से सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैक्सनिस को अपनी बेटी के साथ एज एक राजदूत भेजा, जो कि बाद में आके कहाँ पे राजदूत बन जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनते हैं, और दोनों में कि ताकि जो कैरोलिना है वो इनकी लैंग्वेज को समझ सके और अच्छे से रिलेशन बना सके। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सिस्टम था जी। तो मैक्सनीज आपने याद रखना है कि मैक्सनीज एक पहले राजदूत थे जो यूनान से आए थे, और इन्होंने अपनी बुक यहाँ पे रह के, यो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहते हैं, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर इंडिका नामक बुक भी लिखी थी, जिससे हमें इनके मौर्य वंश की कार्यशैली और इनके राजाओं के बारे में पता लगता है। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध का जो वर्णन है, जहाँ पे ये युद्ध होता है, जहाँ पे बाद में संधि हो जाती है, ये एपियानस नामक में इसका हमें जिक्र मिलता है। तो प्लूटार्क एक पर्सन है जो हिस्टोरियन है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को के अनुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे, क्योंकि हो सकता है कि ये सही हो, क्योंकि जो मगध राज्य था यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पे इनके पास सबसे शक्तिशाली सेना थी, और इनके पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना होने का कारण था इनके पास सबसे ज़्यादा हाथी होना और लोहे की खदानें होना। तो हो सकता है कि ये बात भी सही हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में एक सलेखना उपन्यास के कारण होती है। तो यहाँ से इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम एक आती है जी, इनके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जा रहे थे तो उन्होंने चाणक्य के सामने बात रखी कि सबसे बड़े बेटे को गद्दी दी जाए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो रानी थी वो सबसे पहली रानी थी कैरोलिना, और एक देसी रानी थी, तो एक सबसे देसी रानी थी। तो कैरोलिना की कहते हैं कि कूक से बेटा होता है जस्टिन, जो सबसे बड़ा बेटा है। तो और उसके बाद देसी रानी के जो कहते हैं कि जो बेटा होता है उसको हम बिंबिसार बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब इनकी डेथ होती है तो राज जब बंटने की बात होती है, इससे पहले तो चाणक्य क्या करते हैं जी, चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हैं कि आप जस्टिन को राजा ना बनाएं, आप देसी रानी के बेटे को राजा बनाएं, क्योंकि जो देश का बेटा जो इस धरती का बेटा है वही इस प्रजा की रक्षा कर सकता है, क्योंकि जस्टिन ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये बात होती है जी, आपने ध्यान रखा होगा। ठीक है जी। इसी तरह से बिंदुसार थे, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार थे इनके छोटे। देसी रानी, सबसे बड़ी देसी रानी के पहले बेटे थे बिंदुसार। तो इनको राजगद्दी, ये जस्टिन से छोटा होता है, इसको राजगद्दी दी जाती है, तो ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। तो बिंदुसार के बारे में हम पढ़ लेते हैं जी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है। तो इसको अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। कारण क्या जी, इसने जितने भी इसके शत्रु थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज के सामने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए और वो शत्रु बन गए थे, उनको सभी को समाप्त किया। इसीलिए इन्होंने क्या किया जी, शत्रु
शत्रु विनाशक या अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक नया आजीविक संप्रदाय अपनाया था। इन्होंने बोला पापा तो पागल हैं, वो तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये बात मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने एक नया संप्रदाय आजीविक धर्म अपनाया। तो इनके पापा तो उन्होंने तो जैन धर्म अपनाया था। इन्होंने सोचा कि पापा तो पागल थे, वो तो बिना खाए पिए मर गए, और ऐसे थोड़ी होता है कि लाइफ में आए हो तो कुछ खा पी कर मरना चाहिए। तो ये बोलते हैं नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने एक नया धर्म अपनाया जिसका नाम था आजीविका धर्म। तो मैं आजीविका धर्म के बारे में थोड़ा सा पर्सपेक्ट बताता हूँ कि देखो जी, आजीविका धर्म में क्या होता है, इसके जो फिलोसफर होते हैं ये क्या कहते हैं कि जितना भी जो कुछ भी है वो प्री डेस्टिनेशन है। प्री डेस्टिनेशन का मतलब क्या है जी, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी करते हो उसका जन्म अगले जन्म में भुगते हो। इसका मतलब है कि आपने जो पिछले कर्मों में जो फल किए हैं उसका जन्म इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। तो इसका मतलब है आप इस जन्म में अगर अच्छा करोगे तो अगले जन्म में इसका अच्छा काम मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप आज राजा बने हो, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में बहुत सारा अच्छा काम किया था। तो इसी तरह से कहते हैं जी कि ये सबसे पहले जो आजीविका धर्म अपनाने वाले क्या थे प्री डेस्टिनेशन के अंदर, कि भगवान ने आपको सब कुछ सेट किया हुआ है टाइम से पहले, और समय और किस्मत से ज़्यादा आपको कुछ मिल नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं वो सारे फिक्स हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे भगवान ने ऐसा बना दिया, ऐसे बनाया। वो भगवान आपके कर्मों के हिसाब से बनाते हैं। तो प्री प्लानिंग होती है, सबसे पहले भगवान ने की होती है। अगर प्री प्लानिंग की हुई है तो फिर मुझे घबराने की जरूरत क्या है जी, क्योंकि जो मैंने काम किए हैं उसको मेरे को उस तरह का जो आगे जीवन मिलेगा। वो बोलते हैं इसी तरह से, ये बोलते हैं कि इन्होंने आजीविका धर्म अपनाया और इसमें बोला कि इस जन्म के अंदर कि खा पी कर आदमी को मरना चाहिए, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, इस तरह से इन्होंने ये जन्म अपनाया। हाँ जी स्टूडेंट, तो इसमें इन्होंने इस धर्म को अपनाया। तो इस धर्म के अनुसार तो वायु पुराण में बिंदुसार को जी भद्रसार बोला जाता है, वरीसार, क्योंकि वायु पुराण, क्योंकि पुराण भी इनके साथ अलग अलग लिखे जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 18 पुराण थे, ये सिर्फ वंशावली के हिसाब से लिखे जाते थे। तो वायु पुराण जो था ये मौर्य वंश के बारे में बताता है आपको। उसके बाद स्ट्रैबो एक हिस्टोरियन है, उसने सीरियन नरेश को एंटीओकस को बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था, और जिसे मैक्सनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो स्ट्रैबो बताते हैं कि जिस तरह से जिससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उनकी जगह पे कौन थे जी, मैक्सनीज। ठीक है जी, इसी तरह से जब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आ जाता है तो इसी तरह से डाइमेकस अपनी चेंज मैक्सनीज की जगह ले लेते हैं, वो होता है डाइमेकस। तो आपने ये बात को ध्यान रखना है। तो उसके तरह से जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सी सेन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तो आपको याद होगा कि बिंदुसार के 2 बेटे थे। वैसे तो कई हिस्टोरियन बोलते हैं कि 99 ब्रदर थे, तो ये अलग अलग ये आपके तत्व दिए हुए हैं। तो आपने मेनली 2 बात बेटे याद रखने हैं, जिसके बाद अशोक राजा बनेगा। एक सुसीम था और एक बेटा इसका जो अशोक था। सुसीम सबसे बड़ा बेटा था, अशोक सबसे छोटा था। तो इसके कहते हैं बिटवीन 99 ब्रदर भी थे। तो ये पता नहीं अब सच है या झूठ है, ये हमें इस बात का नहीं पता है। हमें जस्ट इतना पता है कि आने वाला राजा जो अशोक बनेगा। तो इनके जो तक्षशिला जो होता है वहाँ पे सुसीम गवर्नर होता है, और जो अवंती उज्जैन होता है वहाँ पे अशोक होता है। तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है, तो सुसीम उसको दबाने में नाकामयाब होते हैं। तो अशोक को वहाँ से भेजा जाता है सुसीम की मदद के लिए। तो अशोक उसको सफलतापूर्वक दबा देता है, जिसके कारण आने वाले टाइम में फिर क्या होता है जी, अशोक को राजा बनाया जाता है। तो एथियानस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो ये जब कहते हैं ना जी, जब राजा बन गया तो राजा वाले शौक रखते हैं। तो ये क्या कहते हैं जी, देखो डाइमेकस को लेके आए हैं, ठीक है, पर आप ऐसे करो, अपने राजा को बोलो कि सूखे अंजीर और जो मंदिरा है और ये दार्शनिक है, इन चीज़ों को भी यहाँ पे भेजा जाए। तो वो बोलते हैं देखो जी, ये सारी चीज़ें ये जो एथेनियस के अनुसार बोला जाता है कि सीरिया के नरेश से मांगी गई थी। तो उन्होंने इनके रिक्वेस्ट करने के पर भेजा था ये सब सामान। ठीक है जी। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया, 16 राज्य, क्योंकि इसने जितने भी जनपद थे 16 के 16 इन सभी को जीत लिया था और मगध को बढ़ा दिया था। तो इसी तरह से आपने बात याद रखनी। नेक्स्ट राजा हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लूसेंट की बुक की समरी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए तो इसके बारे में भी आप अच्छे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।